सबूत बरामद किए गए। ईडी ने 161 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई है। वहीं 200 प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी यहां से जब्त हुए। अवैध खनन माफियाओं पर ईडी का ये बड़ा एक्शन और इसमें कोल माफिया के खिलाफ ईडी ने 500 करोड़ की संपत्ति के सबूत जो है वो जब्त किए हैं, जिसमें देखिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए कैश की जब्ती, जिसे आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे। बता दें कि मंगलवार को रांची और पश्चिम बंगाल की ईडी की टीम ने धनबाद में 25 जगहों पर एक साथ छापेमारी की और इस दौरान पुलिस ने कई बड़े कोयला कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की। ईडी ने पप्पू मंडल, गणेश यादव, माधो सिंह समेत डिप्टी मेयर के भाई हरेंद्र चौहान, अनिल गोयल, विधानसभा प्रत्याशी रोहित यादव, शबीर आलम और एलबी सिंह समेत रंजीत सिंह का नाम भी इसमें शामिल बताया। वहीं ईडी की टीम ने बीसीसीएल कर्मी कैलाश रजक के आवास पर भी छापेमारी की है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर और छापेमारी की कार्रवाई में रंजीत सिंह के घर पर ईडी की तरफ से देखिए कैसे एंट्री जो है वो ली जाती है और उसके बाद दूसरी तस्वीर वो कैश रकम जो सूटकेस में आपको नजर आ रही होगी और ये रकम जो है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास बताई गई। 200 प्रॉपर्टी के दस्तावेज यहां से बरामद किए गए। अवैध खनन माफियाओं पर ईडी का ये ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। तो धनबाद में 25 ठिकानों पर ईडी की टीम ने एक साथ छापेमारी की है और ये कार्रवाई जो है वो कोल माफियाओं के खिलाफ बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तो ये 25 ठिकाने जहां एक साथ ये छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। माधो सिंह के आवास तक पहुंचने के लिए देखिए ईडी की टीम को हालांकि परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन एक साथ 1-2 नहीं, कुल 25 ठिकाने हैं जहां पर टीम की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सही मकान की पहचान के बाद टीम ने पीछे के रास्ते से माधो सिंह के आवास तक जब ईडी की टीम पहुंची तो पीछे के रास्ते से घर में प्रवेश करती हुई ईडी की टीम आपको तस्वीरों में भी नजर आ जाएगी। नालंदा कॉटेज में माधो सिंह के आवास ईडी की छापेमारी करती हुई नजर आई और ये वो नालंदा कॉटेज था जिसमें माधो सिंह का आवास और यहां पर ईडी की टीम पहुंचती है, छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम देती है। डिप्टी मेयर अरुण चौहान की भी बात करेंगे, जहां पर अरुण चौहान और भाई हरेंद्र चौहान के घर करीब 13 घंटे तक सर्च चलाया गया। छापेमारी के दौरान दोनों भाई घर पर मौजूद हालांकि नहीं थे। लोयाबाद के कनकनी में स्थित आवास पर टीम जाती है और वहां पर छापेमारी को अंजाम दिया जाता है। वहीं अब पूर्व कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष इम्तियाज अली की भी बात कर लेते हैं, जिनके घर पर तलाशी ली गई। घर से महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जो बात इस वक्त प्रारंभिक तौर पर सामने आ रही है, ईडी की टीम को जहां पर लोगों को अपने साथ जो 2 लोग बताए जा रहे हैं लेकर गई है। चासनाला 2 नंबर बस्ती स्थित आवास में ईडी की तरफ से छापेमारी की गई। वहीं एक और शख्स पूर्व आरजेडी नेता गणेश यादव की भी बात करेंगे, क्योंकि इनके घर और कार्यालय में भी तलाशी ली गई है और यहां से क्या कुछ जब्ती हुई है वो भी जान लीजिए। तो 1 लाख रुपए से अधिक नकद और दस्तावेज मिलने की बात सामने आ रही है, जो इनके आवास से पूर्व आरजेडी के नेता गणेश यादव के आवास से ये 1 लाख रुपए कैश और तकरीबन ये नकद राशि ज्यादा भी हो सकती है। लोधना ओपी क्षेत्र में कुचुकटाड़ स्थित आवास में ये छापेमारी की गई। गोयल कंपनी के हार्ड कोक भट्ठे, स्टॉक यार्ड और कार्यालय की जांच भी इस रडार में थी। ईडी ने कोयला और कोक के स्टॉक से जुड़े हुए रिकॉर्ड को इस दौरान खंगाला भी। कपुरिया में बैंक मोड़ शांति भवन स्थित कार्यालय में भी टीम की तरफ से दबिश दी गई, रेड किया गया और यहां से भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें सामने आती हैं। अकाउंटेंट रितेश शर्मा की भी बात करेंगे। अकाउंटेंट रितेश शर्मा के घर पर ईडी ने कार्रवाई की। टीम ने दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच यहां पर की है। कोयला कारोबारी के अकाउंटेंट हैं रितेश शर्मा। डीएन सिन्हा एंड कंपनी के आयकर संबंधी काम भी ये देखते हैं और गोविंदपुर की राज आनंद कॉलोनी में छापेमारी को अंजाम दिया गया। एक और शख्स रंजीत कुमार सिंह, जिनके घर में प्रवेश को लेकर हालांकि ईडी की टीम को परेशानी उठानी पड़ी। घर के सदस्यों ने काफी देर तक दरवाजा खोला ही नहीं। टीम जब यहां पहुंची तो दरवाजा नहीं खोला गया।
दरवाजा खुलने के बाद टीम ने तलाशी की हालांकि शुरुआत की। रोहित यादव के आवास और कार्यालय में टीम की तरफ से पूछताछ की जाती है। पूरे कार्यालय की तलाशी ली जाती है। बाघमारा से विधानसभा चुनाव रोहित यादव जो हैं वो लड़ चुके हैं। सोनाडीह तेतुलिया स्थित आवास और कार्यालय पर रेड डाला गया। इसमें अगली कड़ी एक ऐसे शख्स के नाम के लक्ष्मण दुबे उर्फ पप्पू दुबे, इनके घर और फार्म हाउस में भी तलाशी ली गई है। सोनाडीह में इनका लक्ष्मण दुबे का आवास और फार्म हाउस है जहां पर टीम पहुंची। विशाल रजक के आवास पर जब ईडी की टीम पहुंचती है, कार्रवाई करती है, बीसीसीएल कर्मी ये हैं कैलाश रजक, उनके बेटे विशाल रजक, और सोनाडीह में स्थित है इनका आवास जहां पर ये छापेमारी की गई। तो देखिए ये वो कार्रवाई है जो टीम की तरफ से कार्रवाई के तौर पर सामने लाया गया और इसीलिए कहा जा रहा है कि ईडी की दबिश से धनबाद कोयलांचल में जो है वो खलबली मच गई। टीम की तरफ से एक दो नहीं, कुल ऐसे एक एक करके तकरीबन बताया जा रहा है कि जब करोड़ों की संपत्ति सामने आ जाती है, एक एक करके ताबड़तोड़ छापेमारी के दौरान प्रॉपर्टी के दस्तावेज सामने आ जाते हैं, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अकूत संपत्ति जो अर्जित की गई, ये सिर्फ वो नाम है जो इस वक्त छापेमारी के दायरे में है या इसमें और भी लोग शामिल हैं जो अब पूछताछ के तौर पर सामने आते हुए भी नजर आएंगे। संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, क्या जानकारी मिल रही है? इतनी बड़ी तादाद में प्रॉपर्टी के दस्तावेजों का मिलना, कैश रकम का मिलना, क्या ये 500 करोड़ की संपत्ति ही है या ये आंकड़ा बढ़ सकता है? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जिस तरह से कल 25 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में अभी फिलहाल 500 करोड़ की संपत्ति का जानकारी मिली है। और ये 500 करोड़ की जो चल अचल संपत्ति है उसमें कई ऐसे घोषित और अघोषित ऐसी संपत्ति है जिसका संबंध कई लोगों से और भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपने सही कहा है कि ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि 200 ऐसे प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिली है जो बेनामी है, जिसका कोई भी कनेक्शन नहीं है और कई संदिग्ध लोगों के नाम से उस चल और अचल संपत्ति को अर्जित किया गया था, खरीदा गया था। तो इस मामले में अब जांच एजेंसी ईडी के द्वारा अब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है और जिस तरह से अवैध कोल माइनिंग से जुड़े इस माफिया के गिरोह का जो पर्दाफाश किया जा रहा है और तफ्तीश किया जा रहा है उससे जुड़े मामले में, तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई ऐसे सफेद पोश लोगों का नाम भी सामने आ सकता है जो इस इलीगल माइनिंग को बढ़ावा दे रहा था, जो करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को बढ़ावा दे रहा था और उसके साथ मिल करके एक साठ गांठ करके इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को अंजाम दिया जा रहा था। तो कह सकते हैं कि अभी ये 500 करोड़ का पहला फेज जो है वो जानकारी मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में इस मामले पर काफी जो जानकारियां निकल के भी सामने आनी है, क्योंकि इस मामले में कल देर रात तक सर्च ऑपरेशन हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि कल सर्च ऑपरेशन के दौरान में 161 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। 161 करोड़ की जो चल संपत्ति है उसको जब्त किया गया है, जिसमें कि कई ऐसे म्यूचुअल फंड के अकाउंट, शेयर होल्डर में पैसा लगाना, इसके साथ साथ कई बैंक अकाउंट्स जो हैं बकायदा उससे जुड़े हुए जो जानकारियां निकली हैं। तो अब कहा जा सकता है कि अभी तफ्तीश का दायरा लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये 500 करोड़ का जो घोषित और घोषित संपत्ति के बारे में जो जानकारी मिली है, यह दायरा और काफी आगे बढ़ सकता है। शंकर, चूंकि 200 अवैध प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी इस बरामदगी में अभी जो जानकारी सामने है उसमें बताया जा रहा है, तो ये जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज हैं ये क्या झारखंड में ही स्थित हैं या दूसरे राज्यों तक ये तमाम प्रॉपर्टी हो सकती है? देखिए, इस मामले में जो शुरुआती जानकारी मिली है कि अभी वो दायरा काफी अलग अलग राज्यों में भी फैलता हुआ नजर आ रहा है। जांचकर्ता जो हमारे सूत्र हैं उसमें हमारे सूत्र ने बताया इस मामले में कि कई ऐसे होटल जो हैं उसके बारे में भी जानकारी मिली है कि वो इलीगल कोल माइनिंग के जो पैसे हैं उस पैसे को होटल इंडस्ट्री में निवेश किया गया और महाराष्ट्र स्थित कुछ होटल का जो जानकारी मिला है वहां पर उस पैसे को निवेश किया गया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आपका सवाल एकदम सटीक है कि कई राज्यों से भी जुड़ा हुआ कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है और महाराष्ट्र में जिस तरह से झारखंड का जो इलीगल माइनिंग का पैसा है उसको महाराष्ट्र में जिस तरह से निवेश करने का और कई अलग अलग राज्यों में जुड़ा हुआ जो इन्वेस्टमेंट का जो जानकारी आ रही है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। और कुछ ऐसी भी जानकारी मिली है कि दिल्ली एनसीआर में भी
उन पैसों को इन्वेस्ट किया गया है। यानी कि जो कोयले की काली कमाई है उस पैसे को प्रॉपर्टी के फील्ड में और होटल के इंडस्ट्री के फील्ड में बाकायदा उसमें निवेश किया गया, जिससे कि ये दिन दुनी रात चुगनी इस पैसे को और ज्यादा बढ़ा सके। बिल्कुल शंकर आनंद, यानी अभी जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। और रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें 1 करोड़ के इनामी मिसिर बिसरा की गिरफ्तारी की गई है। मिसिर बिसरा के साथ गौरव और मोचू को भी गिरफ्तार किया गया है। मिसिर बिसरा की गिरफ्तारी धनबाद से होने की सूचना सामने आती हुई मिसिर बिसरा की गिरफ्तारी को झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक माना जा रहा है। विशेष तौर पर सारंडा और कोल्हान के क्षेत्र में माओवादी नेटवर्क को इससे बड़ा झटका लगने की संभावना है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस पूरे कार्रवाई से झारखंड की कमान और इसमें झारखंड में इन संगठनों की कमान और गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ेगा। क्षेत्र में माओवादियों के खात्मे की दिशा में यह एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगी। तो मिसिर के साथ गौरव और मोचू की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि नक्सलियों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही थी। और अब जरा तस्वीरें भी देख लीजिए। मोस्ट वांटेड ये इनामी नक्सली मिसिर बेसरा, जिसकी गिरफ्तारी की गई है, 1 करोड़ का इसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था और अब ये नक्सली गिरफ्त में। सिर्फ मिसिर बेसरा ही नहीं, गौरव और मोचू को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसे आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में। और ये मानकर चला जा रहा है जिस तरीके से नक्सलियों के खात्मे को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे थे, उसमें कई नक्सलियों की तरफ से आत्मसमर्पण करवाया जाना, उन्हें मुख्य धारा में वापस लाया जाना। लेकिन जो मुख्य धारा में वापस नहीं लौट रहे हैं उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई लगातार की जाती है। और लाल आतंक का अंत की तरफ बढ़ता हुआ ये एक बड़ा कदम, जिसमें मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी, 1 करोड़ का ये इनामी नक्सली जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। अब देखिए इसे लेकर ये जानकारी भी सामने आती हुई कि मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी जैसे ही हुई है, बताया जा रहा है कि अब माओवाद के खात्मे की दिशा में इसे बेहद महत्वपूर्ण और कारगर कदम के तौर पर देखा जा रहा है। ये शख्स जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है, इसकी तलाश तमाम स्तरों पर की जा रही थी और इसे लेकर बड़ी कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन अब इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो पाई है, जो सूत्र जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। तो मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने कहा कि ये जवानों की शहादत का परिणाम है, उन्होंने राज्य और देश के लिए शहादत दिया, उसी का परिणाम आज नजर आ रहा है। वहीं जेएमएम ने यह कहा कि हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धि है और ऐसे नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं या फिर गिरफ्तारी उनकी सुनिश्चित हो रही है। कामेश्वर बैठा जैसे दुर्दांत नक्सली को टिकट देकर पलामू से जिताने का काम किया था। एक और दुर्दांत पीएलएफआई का कमांडर था, वो पॉलू सुरीन, उसको तमाल से टिकट दिया था। तो नक्सलियों का दुरुपयोग तो जेएमएम करती रही है। आईबी को आप इनकार नहीं कर सकते, उसकी भूमिका से, स्पेशल ब्रांच की भूमिका से इनकार नहीं कर सकते। तो ये सफलता केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और राज्य की पुलिस की है। इसका क्रेडिट न उनको जाता है न हमें जाता है, ये जो बलिदान हुआ है, शहादत हुई है, उसको जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री जी और झारखंड पुलिस, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बधाई, शुभकामनाएं। बेहतर पुलिसिंग का एक नमूना दिखा। नीतियों से प्रभावित होकर आज जो मुख्य धारा में आए 24 नक्सली, वो राज्य सरकार की उपलब्धि मैं मानता हूं, जिसके आधार पर मिसिर बेसरा एक बहुत बड़ा नाम, मैं समझता हूं सबसे बड़ा नाम झारखंड का, वो भी गिरफ्तार किए गए। और झारखंड में चल रहे एसआईआर के दौरान एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने का आज आखिरी दिन है और ऐसे में जो वोटर अभी तक एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं कर पाए वो शाम 4 बजे तक जमा कर पाएंगे, नहीं तो 5 अगस्त को जारी होने वाली मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन से नाम कट सकता है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 31 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन का कार्य 100% पूरा हो चुका है, जबकि बाकी 50 विधानसभा क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन का कार्य 97% से लेकर 99% के बीच हुआ है।
99% का डिजिटाइजेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अभी बाकी काम भी आज कल तक वो पूरा किया जाएगा ताकि हम लोगों का 5 अगस्त को ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया जाएगा। अभी कांग्रेस का वो डेलीगेशन मुलाकात की गई थी, उसका एसडी स्विच कर लेकर कितना भी बूथ में आपका वो मीटिंग हुई थी, मतलब आपका BLA 2 का मीटिंग वाइस मीटिंग, सभी मीटिंग प्रोसीडिंग कल तक सीओ वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाए ताकि कोई भी स्टेक होल्डर का कोई भी दिक्कत होगा वो अपने क्लेम्स होगा मतलब ऑब्जेक्शन होगा मतलब उसका सबमिट कर सकता है। तो झारखंड में SIR की समय सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है, जिस पर सियासत जोर शोर से हो रही है। जेएमएम ने कहा कि खेतीबाड़ी का समय है और लोग फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं और इसीलिए तिथि बढ़ाई नहीं जानी चाहिए। उधर सत्ता पक्ष पर बीजेपी ने पलटवार भी किया। बीजेपी ने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बैकडोर से एंट्री को लेकर जेएमएम इस तिथि को बढ़ाने की मांग कर रही है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठियों को बैकडोर से एंट्री कराने के लिए तिथि बढ़ा रहे हैं तो साहब ये तो चुनाव आयोग का विशेष अधिकार है, लेकिन हम इसका विरोध करेंगे। ये अगर इनको शक था तो इनके BLA जो 2 अपॉइंट हुए थे उन्होंने क्यों शुरू से इसका प्रतिरोध नहीं किया। 43 लाख लोग वोटर लिस्ट से कट रहे हैं जिनका अभी तक जो ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होगी, जिसमें कई लोग हैं जो हजार लाखों लोग हैं जिनकी मौतें हो गई, कई लोग शिफ्ट कर गए हैं, कई लोग ने साइन करने से मना कर दिया। वो सबसे इंटरेस्टिंग है भाई, साइन करने से कौन देश का वोटर मना करेगा। तो अब बांग्लादेशी और मुसलमान रोहिंग्या घुसपैठियों का जब नाम कटने वाला है तो जेएमएम और कांग्रेस को मिर्ची लग रही है। हम संतुष्ट है प्रक्रिया। साथ ही वैसे लोग जो यहाँ नहीं आ पाए और अन्य भी त्रुटियां रही हैं। मैं तो अपने आस पड़ोस में ही देखा, मेरे घर में भी खुद BLO नहीं आए, हमें खुद दौड़ लगानी पड़ी, खोजना पड़ा, तब जाकर हम सफल हो पाए नॉमिनेशन फॉर्म भरने में। तो एक समय मिलना चाहिए लोगों को, क्योंकि ये नाइंसाफी हो जाएगी, अन्याय होगा। किसी को हम वोट से वंचित कर दें जो लीगल वोटर हैं उनको, तो ये बहुत दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है। और JSSC में हुई गड़बड़ी को लेकर राज्य के युवा आज से आंदोलन करने की तैयारी में। इस आंदोलन की घोषणा के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने युवाओं से अपील की। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि छात्र मुख्यमंत्री पर भरोसा रखें, मुख्यमंत्री युवाओं के साथ गलत नहीं होने देंगे। राज्य की सरकार युवाओं के साथ खड़ी है। हम युवाओं के साथ हैं, लेकिन हमारी सरकार युवाओं के साथ है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया। आप देख रहे होंगे कि जैसे ही संज्ञान में मिला कि चिमटियां पाई गई, गोलियां पाई गई, लोग जेल में है। जो चेयरमैन है उनका इस्तीफा लिया गया। हमारी सरकार बिल्कुल पारदर्शिता की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हम लोग खामियां बर्दाश्त नहीं करेंगे, युवाओं से अपील करेंगे। अभी आप लोग तैयारी कीजिए, मुख्यमंत्री जी पे विश्वास कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। तो झारखंड में JPSC विवाद को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला किया। दोनों बीजेपी नेताओं ने पूरे मामले की CBI या फिर ED से जांच कराने की मांग उठाई। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार जांच के नाम पर केवल दिखावा कर रही है, जबकि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही विवादों से राज्य के लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी युवाओं के मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर गांव तक आंदोलन करेगी। पार्टी आने वाले दिनों में गांव-गांव जाकर युवाओं के बीच जन जागरण अभियान चलाएगी और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। हम मांग कर ही रहे हैं, अब CBI और ED जांच करें ताकि जो भी अभी तक हम लोग देख ही रहे हैं, जो छोटी मछलियां हैं वो लोग पकड़े गए हैं, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं और उनको छोड़ दिया जा रहा है, तो फिर तो मैटर और ये तो सब ऐसे ही रह रहा है। और बड़ी से बड़ी नीट जैसे जो ये है एग्जाम होती है, उस पर भी जिस तरह से पेपर लीक हो जाता है, जो इतना बड़ा मतलब देश के सभी मतलब युवा वर्ग दिल्ली में जाकर के आंदोलन किए, तो यही सिलसिला चलता रहेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इन सारे मुद्दों को लेकर पिछले दिनों अभी प्रदेश में बड़ा प्रदर्शन किया। आगे आने वाले समय में गांव लेवल पर हम लोग जाएंगे, गांव लेवल तक जन जागरण चलाएंगे युवाओं के बीच में और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये तो अभी आगाज है, आगे देखते जाइए।
और बड़ी खबर इस वक्त सरायकेला से आ रही है, जहां बदमाश ने होटल संचालक को गोली मार दी है। टीएमएच अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। होटल बंद कर युवक लौट रहा था, जिस दौरान उसे गोली मारी गई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मारी और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। आदित्यपुर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो देखिए, टीएमएच अस्पताल में फिलहाल युवक को भर्ती कराया गया है। होटल चलाता है युवक। बताया जा रहा है कि अपने होटल को बंद कर जब रात में ये अपने घर वापस लौट रहा था, उसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधियों ने यहां ताबड़तोड़ गोली चलाई और फरार हो गए। घटना मतलब अभी से 1.5 घंटा पहले का है। गमैया रेलवे स्टेशन के पास एक विशाल गोराई है, उनको दाहिने पंजरा के पास गोली लगा है। अभी इलाजरत है ना। किसने मारा? अभी हमको कुछ क्लियर नहीं है। कितने लोग थे? मतलब अभी हमको क्लियर नहीं है, उनका दोबारा स्टेटमेंट आएंगे लेने के लिए। स्थिति कैसी है सर पेशेंट की? अभी स्थिति सामान्य है। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां रेलवे कर्मचारी पर चाकू से हमला किया गया। मोबाइल और पर्स छीनकर बदमाश यहां से भागे हैं। रेलवे कर्मचारी का इलाज इस वक्त जारी है। लोको यार्ड में काम करने के दौरान उन पर हमला किया गया और फिलहाल पुलिस की तरफ से मामले की जांच शुरू कर दी गई है। परसुडीह थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। अगली खबर गिरिडीह से, जहां पर पुलिस ने मछली व्यवसायी से 2,07,000 की लूट के मामले का खुलासा कर दिया है। पचंबा थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात में 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के कब्जे से 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, घटना में इस्तेमाल की गई 2 बिना नंबर की मोटरसाइकिल और लूटी गई रकम में से 10,000 रुपए बरामद किए गए। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में एक अन्य लूटकांड में भी अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। फिलहाल गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। जो 5 व्यक्ति पूरे घटनाक्रम में दिखाई 2 ही व्यक्ति पड़ रहे थे, लेकिन पूरे घटनाक्रम में जितने संलिप्त व्यक्ति थे, जिसमें 5 लोगों की अभी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है इसमें। और इनके द्वारा जो भी प्रयोग किया गया था, देसी कट्टा 2, जिंदा गोली 3 और जो बुलेट मोटरसाइकिल बिना नंबर का इन लोगों ने यूज किया था। इन लोगों से पूछताछ के क्रम में ये बात भी सामने आई कि 2 जुलाई को गांडे थाना क्षेत्र में एक फाइनेंस कर्मी था, उसके पास से भी इन लोगों ने करीब 1 लाख से ज्यादा रुपये की भी लूट इन लोगों ने किया था। खबर साहिबगंज से, जहां बरहरवा थाना पुलिस ने पश्चिम बंगाल के एक युवक को अवैध हथियार और संदिग्ध पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक लोडेड देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और 2 तरह के संदिग्ध पाउडर नुमा पदार्थ बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का थाना क्षेत्र निवासी एक राम मोमिन के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं बरामद संदिग्ध जो पदार्थ है उसकी जांच जारी है। संदिग्ध व्यक्ति को चेकिंग करके पकड़ा गया तो उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में उसके पास से एक देसी पिस्टल बरामद हुआ जो 5 राउंड लोडेड था और उसके साथ 2 संदिग्ध पदार्थ जिसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इसको जांच करने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। राजधानी रांची के अशोकनगर इलाके में हुई हाई प्रोफाइल चोरी की घटना में अभी तक शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन चोरी हुए सभी गहने हैं, कैश है, उसकी रिकवरी की जा चुकी हुई है। अब तक 3 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। 9 जुलाई को अशोकनगर इलाके में हाई प्रोफाइल चोरी की घटना को पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर से जेवर कारोबारी को गिरफ्तार करते हुए सामने लाया। पुलिस की माने तो आरोपी इरफान चोरी के सारे जेवरात कारोबारी समीर को ही दिया करता था। तो इस बुलेटिन में बस इतना।